गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेटा फ्रिक्शन के बारे में बात की है। उसमें नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो व्हाट एवर द थिंग्स वी हैव डिस्कस देम बिफोर। आज बेटा उसी पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कुछ आपके गिवन हैं, तो वही एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो उसमें क्या कहा हुआ है बेटा कि एक ट्रेन है, आपकी एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। एक ट्रेन मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। कहता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन अगर उसमें एक बॉक्स रखा हुआ है, वो स्टेशनरी है। ओके, समझिए बात। एक ट्रेन मूव कर रही है, सपोज करिए वो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। उसमें कोई एक बॉक्स रखा हुआ है अंदर, ठीक है। वो स्टेशनरी है, मतलब उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इस ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। एंड गिवन क्या क्या चीजें है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका गिवन है। चलिए, तो आपको देखिए चीजें कैसे आपको देखनी है। सपोज ये आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन आपकी मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर ट्रेन ए से कर रही है मोशन, तो ये भी किससे मोशन कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। भाई जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उस स्पीड से ये जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ट्रेन का होगा वही एक्सेलरेशन किसका होगा, किसका होगा, इस ऑब्जेक्ट का होगा, इस वुडन ब्लॉक का होगा, जो भी आपका गिवन है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वुडन ब्लॉक, दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ ट्रेन, ठीक है। जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन आपके वुडन ब्लॉक का होगा, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई। फिर कहता है इट इज स्टेशनरी। दूसरी बात क्या आई, स्टेशनरी मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फोर्स उस पर लगी हुई है, मतलब जितनी फोर्स, जितना एक्सेलरेटेड वो है, जितनी फोर्स उस पर लगी है, उतनी ही फोर्स फ्रिक्शन ने लगाई है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हैं। तो जितनी फोर्स उस पर लगी है उतनी ही क्या है, इतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स लगी हुई है, जिससे कि उसका मोशन ना हो। समझ रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती तो मोशन करना शुरू कर देता। समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दीजिएगा। चलिए, तो फोर्स जो एम में है, एफ इज इक्वल टू एम, जो इस ब्लॉक पे लगी हुई है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। क्योंकि जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है, जितना एक्सेलरेटेड और ट्रेन है उतनी एक्सेलरेटेड आपका एक ब्लॉक भी होगा। ये किसके बराबर है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो मास कंसिडर किया है, मास मैंने किया है ब्लॉक का कंसिडर, ट्रेन का मास नहीं कंसिडर किया है। ये मास कंसिडर किया है ब्लॉक का, लेट द मास ऑफ दिस इज एम, ठीक है। अब ये एफएस क्या होता है, क्या होता है, एफएस होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जो ग्रेविटी की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो नॉर्मल अलोंग द सरफेस जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई होती है, वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। तो ग्रेविटी, अगर इसका मास m है तो ग्रेविटी कितनी लगेगी, कितनी फोर्स लगाएगी ग्रेविटी नीचे की तरफ, mg। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ भी क्या होगी, mg, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू mg, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ये आपकी जो फोर्स अप्लाइड है एंड ये जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। सो एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एस एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल, सो एक्सेलरेशन विल बी म्यू एस इंटू जी। सो म्यू एस दैट इज 0.15 इंटू जी। जी अगर मैं यहाँ 10 से कंसिडर करके चलूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so that will be 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। अगर ट्रेन इस एक्सेलरेशन से चली हुई है तो आपका वुडन ब्लॉक बेटा अपनी पोजीशन बनाए रखेगा। जैसे ही इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जैसे ही इससे ज्यादा स्पीड से वो चलेगी, एक्सेलरेशन से चलेगी, तो आपका वुडन ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है,
ठीक है। सो टू बिकम स्टेशनरी ये आपका इतना होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया है। देखिए क्या है, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब स्टेशनरी किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। एक फोर्स उस पर लगी हुई है किसकी वजह से, एसिलेशन ऑफ ट्रेन की, क्योंकि जितना ट्रेन में एसिलेशन होगा उतना ही ब्लॉक का भी एसिलेशन। भाई ट्रेन मूव कर रही है मतलब वो भी मूव कर रहा है, मतलब उस पर भी तो फोर्स लगी हुई है। तो एक फोर्स ट्रेन की वजह से लगी हुई है उस पर कितनी, ma, मास इंटू एसिलेशन। एक फोर्स जो है जिसने वो काउंटर बैलेंस किया हुआ है, मतलब उसे अपोज कर रही है, उसका मोशन नहीं होने दे रही है, वो क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। सो दैट इज Fs। तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया है तो एसिलेशन आ जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज, कहता है कि एक मास है 4 kg का, ये इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है। अब इसे क्या कर दिया है मैंने, 15 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है, मतलब ये जो है ये मैंने कर दिया है 15 डिग्री, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, 15 डिग्री कर दिया है। समझ गए, ये मेरा कितना है थीटा, 15 डिग्री, मतलब इट मेक्स एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऐसे रखा हुआ था, 15 डिग्री कर दिया है। और ये कहते हैं कि अब ये वुडन ब्लॉक यहाँ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक वो बेटा रखे हुआ था नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर थी, उसका मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप इंक्लाइन करेंगे तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसे अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगी हुई होगी इधर, ठीक है। मास की वजह से, इस 4 kg की वजह से एक ग्रेविटी फोर्स लगी हुई होगी, ग्रेविटी किधर, यहां पे, ठीक है। इस ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगी हुई होगी जो रिएक्शन फोर्स होगी, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहां बढ़ा दूं तो ये एंड देखिए ये मेरा है mg, ठीक है। ये मेरा थीटा मान लेते हैं, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस थीटा, इस mg को अब दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है। वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, जो इसके साथ लगा हुआ होगा वो होगा mg cos थीटा, एंड जो इससे अपोजिट होगा वो होगा mg sin, ठीक है। समझ रहे हैं बातें, mg इधर, तो इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, एक थीटा के साथ जुड़ा होगा mg cos थीटा, एक थीटा से अलग होगा mg sin थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब इस mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक जो है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, किसकी वजह से, mg sin थीटा की वजह से, mg sin थीटा की वजह से ब्लॉक जो है इधर जाने की कोशिश कर रहा है, किधर, इधर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड mg cos थीटा को बैलेंस कर लिया है नॉर्मल रिएक्शन में, ठीक है। तो अब यहां से मेरा क्या क्या बनेगा, देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो हो जाएगी बेटा mg cos थीटा, और fs मेरा हो जाएगा mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा से इधर लाने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन उसे अपोज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसे वहीं पे उस तरफ अपोजिट साइड लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये, fs मेरा ये, मास मेरा 4 kg है, थीटा मुझे गिवन है कि 15 डिग्री, ओके। चलिए fs की वैल्यू रख देते हैं। व्हाट इज fs, fs होता है म्यू s इंटू एन, fs इज इक्वल्स टू म्यू s इंटू एन, दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा गिवन है, n की वैल्यू रख देते हैं बेटा, सो म्यू s mg cos थीटा will be equals to mg sin थीटा, ठीक है। सो थीटा से थीटा कैंसिल, m से m कैंसिल,
So mu s will be sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta. So that is tan theta. थीटा कितना है 15 डिग्री, पहले ही गिवन है, तो मेरा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज tan 15 डिग्री। तो इसमें आप समझिए, बस आपको देखना क्या है, ये बात आपको पता है कि ये जो है आपका हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, mg हमेशा नीचे की तरफ, सरफेस से उसे कोई मतलब नहीं है, सरफेस किस तरह से, सरफेस इस तरह से है तो भी ये बेटा इस तरह लगेगी, सरफेस इस तरह से है तो भी ये इस तरह लगेगी, सरफेस इस तरह से, तो ये इसे नहीं बदलना है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरह से है इधर, इस तरह से इधर, इस तरह से इधर, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा, तो वो हमेशा उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से मोशन होना चाहता है। तो यहाँ देखिए mg इस मास की वजह से ही तो बेटा वो मतलब स्लाइड करेगा, इस मास की वजह से ही तो इधर जा सकता है ना। तो वो कौन सा कंपोनेंट है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा की वजह से वो स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसे बैलेंस कौन करेगा fs, सो fs इज इक्वल टू mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा mg cos थीटा, mg को आपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया है, सो दैट इज दिस, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये आपका आ जाते हैं, दो न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देख लेंगे। एक बात और बेटा, जो ये थीटा होगा, जिस भी एंगल पे आप प्लेन को इंक्लाइन करेंगे वही थीटा बनाएगा आपका ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर के साथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। mg के साथ हमेशा वही थीटा आपका बनने वाला है, इस बात का याद रखना, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 का, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 का, अगर ये 50 है तो ये भी 50 का, अगर ये मतलब जो भी, ठीक है, जो ये थीटा होगा mg भी आपका नॉर्मल के साथ उतने का ही एंगल आपका बनाएगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये देखिए क्या किया हुआ है कि एक ट्रॉली है, उसका मास है 20 kg। ये एक ट्रॉली है जिसका मास है 20 kg। एक ट्रॉली है जिसका मास है 20 kg। इट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, यहाँ एक पुली लगी हुई है, इसकी हेल्प से ये नीचे बंधी हुई है विद द हेल्प ऑफ ए मास ऑफ 3 kg। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले तो बेटा आपको ये समझना है कि जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, किसी भी स्ट्रिंग में बेटा टेंशन प्रोड्यूस होती है ना। टेंशन को आप कह सकते हैं खिंचाव, क्या हो जाएगा, खिंचाव। जैसे सपोज करिए कि स्ट्रिंग है, एक धागा है, उस पर मैंने एक पत्थर बांध दिया है, तो पत्थर नीचे की तरफ लगा हुआ फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग उसे नीचे थोड़ी ना जाने देगा, उसे वो बांध के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। किस फोर्स की वजह से, उसमें उस एक खिंचाव प्रोड्यूस हो जाता है, एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। उस टेंशन की वजह से वो उसे बेटा बैलेंस करके रखता है, ठीक है। उस टेंशन की वजह से उसे क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक 3 kg का मास यहाँ है, 20 kg की ट्रॉली यहाँ है, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और गिवन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ ये सरफेस में और इस ट्रॉली के बीच में जो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो है 0.04, ओ काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.04। तो मुझे पता करना है कि एसिलेशन कितना प्रोड्यूस होगा एंड टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, इस स्ट्रिंग में कितना एसिलेशन प्रोड्यूस होगा एंड इस मास में एंड इस मास में कितना एसिलेशन प्रोड्यूस होगा एंड इस स्ट्रिंग में कितने टेंशन प्रोड्यूस होती है। सो दैट आई हैव टू कैलकुलेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये नीचे की तरफ
जा रहा है, सपोज करिए नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है a, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है सपोज करिए, तो जो एक्सीलरेशन इसका है क्या वही एक्सीलरेशन इसका नहीं होगा, है ना। जब ये पूरा खिंच चुका है, पूरा टेंशन इसमें आ चुका है, टेंशन प्रोड्यूस हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता जाएगा उसी हिसाब से ये इस तरफ आता जाएगा। मतलब जितना एक्सीलरेशन इसमें होगा इतना ही एक्सीलरेशन किसमें होगा, इसमें, इस तरफ। समझ गए बातें। एक्सीलरेशन जितना नीचे की तरफ इसमें होगा उतना ही एक्सीलरेशन जो है इसमें होगा। ओके, समझ गए बात। दूसरी बात, इसमें एक्सीलरेशन किसकी, अब इस मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस मास की, इस बात को अभी छोड़ देते हैं, इस बात को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहां से आगे बात करिए, ठीक है। मास है 3 kg, तो एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, कौन सी फोर्स लगेगी, mg, ठीक है, फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, कितनी फोर्स, mg फोर्स लगेगी, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टेंशन प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। समझ सकते हैं क्यों, देखिए सपोज करिए ये ऐसे है, मैं अचानक से यहां से इसे तोड़ देता हूं मास को, ठीक है, मास को मैंने हटा दिया, गिरा दिया, तो धागा किस तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा ना, समझ रहे हो, धागा ऊपर की तरफ भागेगा, मतलब टेंशन किस तरफ प्रोड्यूस होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टी, इस डायरेक्शन। तो दो फोर्स लगी है, एक mg और एक t, अगर वो दोनों बैलेंस होती तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। मतलब ज्यादा कौन सी है, ज्यादा है mg, कौन सी ज्यादा है, mg ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, जितनी भी ज्यादा वो है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया है, इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। वो कितनी भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जितनी भी है उसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। तो पहले मैं देख लेता हूं कि नीचे की तरफ कितनी लगी है, नीचे की तरफ लगी है m इंटू जी, जी को हम लेके चलेंगे 10, ठीक है, सिंप्लिसिटी के जी को लेके चलेंगे 10, मास है 3, सो नीचे की तरफ लगी है 3 इंटू 10 दैट इज 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगा है टी, सो 30 नीचे ऊपर टी, तो बची कितनी ये, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है इसमें एक्सीलरेशन, दैट इज m, मास किसका, इस पर, दैट इज 3, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। अब इसे छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए, एक फोर्स लगी हुई है, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, किसकी वजह से, इस मास की वजह से, इस स्ट्रिंग की वजह से, मतलब टेंशन होगा इस तरफ, टेंशन होगा इस तरफ, समझ रहे हैं बातें। आप यहां से काटे धागे को, इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन इधर है और कोई फोर्स तो नहीं लगेगी, इस फोर्स, तो ये फोर्स क्या करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेगी। सो टेंशन लगा है इधर, टेंशन लगा है इधर, इसे अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगी है इधर, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि मोशन में आ चुका है। एक फोर्स लगी है नीचे की तरफ mg, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ n, क्योंकि दोनों सेम है, सो n इज इक्वल्स टू mg, और m की वैल्यू कितनी है, m क्या था 20, सो 20 इंटू 10 दैट इज 200 न्यूटन, ठीक है। नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 200 न्यूटन, तो जितने 200 न्यूटन नीचे की तरफ है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, तो n आएगा आपका 200 न्यूटन, ठीक है, n आएगा 200 न्यूटन, ओके, n आपका आ जाएगा 200 न्यूटन। चलिए एक बात खत्म हो गई, टेंशन इधर है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, एक्सीलरेशन फिर भी हो रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, इधर वाली फोर्स बड़ी हुई, है ना, इधर वाली फोर्स बड़ी हुई, मतलब एक टेंशन वाली फोर्स बड़ी हुई, कितनी भाई, जितनी भी है उसकी वजह से एक्सीलरेशन आ जाता है। तो मतलब इधर कितनी फोर्स है T, इधर कितनी फोर्स है F के, बाकी बची हुई से क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन, किसमें, इसमें, तो इसका मास कितना है 20, F के पता करना है, देखिए F के क्या होगा UK इंटू n, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू n,
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.04, सो 0.04 इंटू n दैट इज 200, सो कितना आएगा बेटा 8 न्यूटन। ठीक है, सो t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 28, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 28 सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a, 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a, दोनों का ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 20a। ओके, t से t कैंसिल हो जाएगा, 22 दैट इज 23a, सो a इज इक्वल्स टू 22 बाय 23a, सॉरी 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सीलरेशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन अगर मेरे पास है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन से जो है आसानी से टेंशन पता कर सकता हूं। ठीक है, आप इससे पता करिए, आप इससे पता करिए, किसी भी एक इक्वेशन से आप टेंशन इजीली पता कर पाएंगे। तो आप कर लीजिएगा टेंशन कितना आपका आता है। आई होप बेटा आपको समझ आया है। इन केस इसमें आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे एंड ए गुड डे।